हेलो स्टूडेंट्स, मैथ्स लक्ष्य में आपका स्वागत है। आज हम 10th मैथ्स के चैप्टर त्रिभुज की एक्सरसाइज 6.3 को करेंगे। ध्यान से समझिए इस एक्सरसाइज को, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें इसमें आपको समझनी है। समरूप त्रिभुजों की कसौटियाँ, सबसे पहला टॉपिक हम यहाँ लेते हैं। क्या है ये कसौटी? किसे कहते हैं कि कोई एक ऐसी कंडीशन जिससे कि वो कोई त्रिभुज, दो त्रिभुज समरूप सिद्ध हो जाएं। तो ऐसी 3 कंडीशन हैं। पहली कंडीशन क्या है? ए। तो ये ए क्या हुआ? एंगल, एंगल और फिर एंगल। मतलब ये हुआ कि दो त्रिभुज हैं, इन दो त्रिभुजों में प्रत्येक संगत कोण, ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, ये इसके बराबर। तो ये कौन सी कसौटी लगेगी? ए। तब दूसरी, साइड साइड साइड। यदि इस त्रिभुज में, इन दोनों त्रिभुजों में संगत भुजाओं का अनुपात, संगत भुजाओं का अनुपात बराबर हो। ये कैसे हो? जैसे मान लीजिए एक त्रिभुज है, ये एक दूसरा त्रिभुज है, ये ABC है, ये PQR है। तो यहाँ से देखो, AB के संगत कौन सी भुजा है? इसके दूसरे वाले की PQ, और AC के संगत PR, और BC के संगत QR। ठीक, ये है। तो यहाँ से एक साइड इसको कहेंगे, एक साइड, साइड मीन्स साइड रेशियो, और एक साइड रेशियो ये हो गया। तो यहाँ से S ऐसे बनेगा। तीसरी बात फिर आती है, तीसरी बात है SAS, या ASS भी कह देते हैं, SSA भी कह सकते हैं, लेकिन एक ही हो, दो साइड हो। ये तीसरी कसौटी इसकी होती है। तो ऐसा कब होता है? जैसे मान लीजिए दो त्रिभुज हैं, इन दो त्रिभुजों में हमें एक एंगल पता है, केवल एक एंगल पता है, और मान लीजिए ये ABC है, ये PQR है, इसमें हमें B और Q पता है। तो एक तो आ गया एंगल, एक एंगल हो गया। दूसरी बात, इसी कोण से जो दो भुजाएं टच हैं, जैसे कौन सी? AB और BC से बन रहा है ये कोण। तो AB बटे PQ और BC बटे QR, ये दोनों आपस में बराबर हों। ये तीसरी नहीं, बल्कि ये दोनों जिनसे ही कोण बन रहा है, इन्हीं दोनों भुजाओं की बात कर रहे हैं। तो एक साइड ये हुआ, एक साइड ये हुआ। तो दो S बने, एक A बना, तो इसको SAS कह दो, ASS कह दो, कुछ भी कह दो, बस याद ये रखना है कि एक एंगल, दो साइड। तो तीसरी कसौटी ये भी हो सकती है। एक और है, लेकिन हम उसे चौथे नंबर पर नहीं रखते, उसे हम अलग से एक नंबर दे देते हैं। उसको क्या कह सकते हैं? उसको कहते हैं हम उपगुणधर्म, उपगुणधर्म या उपकसौटी कह सकते हैं। उपकसौटी, एक उपकसौटी है ए। जो 3 थे, उनमें से अगर दो ही ज्ञात हो तो क्या काम बन जाएगा? तो हाँ, बिल्कुल बन जाएगा। अगर ऐसा भी हो जाए तब भी त्रिभुज ABC, यानी कोई भी त्रिभुज दूसरे त्रिभुज के समरूप हो जाएगा। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि दो त्रिभुजों में आप ये समझिए कि जब हमें दो कोण पता लग गए कि दोनों आपस में बराबर हैं, तो तीसरा तो ऑटोमेटिकली बराबर ही आ जाएगा, क्योंकि 180 में से जब घटाकर देखेंगे तो तीसरे कोण तो बराबर ही आएंगे। मान लीजिए 60 है, ये 40 है, तो 60 40 100, ये 60 है, ये 40 है, ये भी 100। तो फाइनली ये जो तीसरा आएगा ये 80 ही आएगा, यहाँ भी 80 आएगा। तो फिर ए से ही काम बन जाता है। इतनी बात समझिए, ठीक है? समझ गए? बहुत बढ़िया। अब इसके आगे शुरू करते हैं प्रमेय। प्रमेय 6.3 को देखिए। यदि दो त्रिभुजों में संगत कोण बराबर हों तो उनकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में समानुपाती होती हैं। एक ही अनुपात को समानुपाती बोल सकते हैं, और इसीलिए ये त्रिभुज समरूप होते हैं। तो देखो, दिया है संगत कोण बराबर हैं और सिद्ध करना है कि एक ही अनुपात में है। तो यहाँ पे लिखेंगे दिया है। दिया है क्या क्या चीज़ें? तो दिया है
त्रिभुज ए बी सी, देखो यहाँ त्रिभुज ए बी सी हमें दिया है, तथा त्रिभुज डी ई एफ, दो त्रिभुज ले लिए, दो त्रिभुज ये हमें दिए हैं और इनके संगत कोण बराबर है। तो देखो संगत कोण कौन से बनेंगे, कोण ए कोण डी के बराबर, दूसरा कोण बी कोण ई, और कोण सी कोण एफ, तीनों कोण हो गए। और क्या दिया है, और कुछ नहीं दिया, और तो सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है, देखो इसने कहा है कि एक ही अनुपात में हो। देखो कौन सी भुजाएं कहा है, संगत भुजाएं, ए बी बटे डी ई और ए सी बटे डी एफ, बी सी बटे ई एफ, ये सिद्ध करना है। अब कोई रचना भी करनी पड़ेगी हमें, हाँ तो बिल्कुल करनी पड़ेगी। देखिए त्रिभुज ए बी सी में आपको पी क्यू दिखाई दे रहा होगा, तो पी क्यू हमने क्यों खींचा, इसके लिए एक रचना लिखनी पड़ेगी कि त्रिभुज ए बी सी की जो दो भुजाएं हमें दिख रही हैं, ए बी और ए सी की भुजाओं ए बी और ए सी पर क्रमशः दो रेखाखंड हमने खींचे, दो रेखाखंड, देखो ए पी और ए क्यू इस प्रकार से काटे गए, ए पी तथा ए क्यू इस प्रकार काटे कि ये ए पी डी ई के बराबर हो। देखो चित्र में थोड़ा सा बड़ा छोटा लग रहा होगा, लेकिन मेन यही चीज़ है, इसको थोड़ा सा बड़ा बना लेना आप और इसको थोड़ा छोटा कर लेना कि ए पी डी ई के बराबर हो, कि ए पी इक्वल टू डी ई तथा ए क्यू डी एफ के हो। ये हो गया रचना। अब इसके बाद आ जाओ उपपत्ति पे, इसका प्रूफ करेंगे। उपपत्ति में त्रिभुज ए पी क्यू और त्रिभुज डी ई एफ में ले लेंगे हम, ए पी क्यू को और डी ई एफ को ले लेंगे। इसमें देखो ए पी डी ई के बराबर है और ए क्यू डी एफ के बराबर है, ठीक। और एक और चीज़ आपको दिखाई दे रही होगी कि जो एंगल ए है वो डी के बराबर है। ऐसा क्यों, क्योंकि ये सारा ये तो दिया है, कोण ये दिया है, तो आप ब्रैकेट में लिख सकते हैं। तो देखिए यहाँ से क्या बना, यहाँ से ये बना एस एस ए, तो समरूपता की कसौटी, एस ए एस या एस एस ए भी कर सकते हैं, चलिए एस ए ऐसे लिख देंगे, से त्रिभुज ए पी क्यू ये सर्वांगसम हो गया त्रिभुज डी ई एफ के, ठीक है। देखो यहाँ सर्वांगसम लिखा है मैंने, तो ये सर्वांग समता की कसौटी हम लिखेंगे, समरूपता की नहीं लिखेंगे, क्योंकि समरूपता का एस अलग होता है, समरूपता का अलग होता है। थोड़ा सा एक चीज़ चेंज करा दूँ आपको, थोड़ा सा क्लियर करा देता हूँ कि ए पी बटे डी नहीं कहा इसने कहा कि ए पी डी के बराबर है। तो जो सर्वांग समता की कसौटी आपने 9th में पढ़ी है, उसमें क्या हुआ, उसमें ये हुआ कि दोनों बराबर हों तब वहाँ एस माना जाता है, ठीक। और यहाँ क्या है समरूपता में, यहाँ अनुपात बराबर हो तब एस माना जाता है, ठीक है। तो यहाँ सर्वांग समता है, ये दोनों सर्वांग सम हो गए। तो फिर इसके ऐसा होने से क्या लाभ हुआ हमें, इसका ऐसा होने से लाभ ये हुआ कि ये जो कोण P है ये E के बराबर आ जाएगा। तो कोण ए पी क्यू बराबर कोण डी ई एफ, या कोण ई भी सिंपली लिख सकते थे।
लेकिन हमें पता है कि बी, परंतु या चूंकि परंतु बी तो किसके बराबर है, ई के। अतः एक चीज़ हमारे पास आई कि ये जो कोण ए पी क्यू है ये तो कोण बी के बराबर आ गया, तो बस यहाँ से एक बात बन जाएगी। इसको हम फिलहाल यहीं छोड़ देंगे, ठीक। अगर ऐसा है तो ठीक है, इसका मतलब फ्रॉम फर्स्ट एक चीज़ निकल कर आई कि ये जो पी क्यू है ये बी सी के समांतर है। अगर ऐसा है तो यदि पी बी के बराबर आ गया तो पी क्यू बी सी के समांतर हो गया। अब त्रिभुज ए बी सी में दोबारा से आओ ए बी सी में चूंकि पी क्यू बी सी के समांतर है, तो ऐसा होने से क्या हुआ कि ए पी और पी बी का जो अनुपात है, देखो ए पी और पी बी का जो अनुपात है, क्या लगा इसमें, थेल्स प्रमेय। तो लिख दो थेल्स प्रमेय से, अच्छा लगेगा। थेल्स प्रमेय से ये हुआ कि जो ए पी है और पी बी इनका अनुपात किसके बराबर, ए क्यू और क्यू सी के। ए पी पी बी, ए पी पी बी का ए क्यू और क्यू सी के बराबर आ जाएगा, ठीक है। ऐसा है तो ठीक है। इसमें एक काम हम और कर लेंगे कि इसे उल्टा करके लिख सकते हैं। देखो ऐसा क्यों कर रहे हैं, ऐसा भी इसका कारण आपको पता चल जाएगा 1 मिनट में बस। देखो इसको उल्टा किया तो इसको भी उल्टा कर दिया। उल्टा करने का मतलब व्युत्क्रम से है, ठीक है। इसके पैर ऊपर कर दिए, सिर नीचे कर दिए, ठीक है। ऐसा कर दिया तो क्या हम एक और लाइन जोड़ सकते हैं, इनको सेम टू सेम लिखिए। पहले एक इधर जोड़ दो, एक इधर जोड़ दो, ये भी हो गया, समझ गए, ठीक है। क्यों कर रहे हैं अभी पता लगेगा। ए पी लघुत्तम लिया और ऊपर आएगा पी बी प्लस ए पी, यहाँ क्यू सी प्लस ए क्यू आ जाएगा जब हम ए क्यू को नीचे लेंगे। तो ऐसा करने से क्या बने, पी बी और ए पी क्या बना, देखो पी बी और ए पी जुड़कर हो गया ए बी, तो ऊपर बना ए बी, नीचे आया ए पी। यहाँ क्यू सी ए क्यू को देखो, ए क्यू और क्यू सी को जोड़ेंगे तो आएगा ए सी आएगा और बटे ए क्यू आएगा। अब यहाँ ये देखिए कि ये जो ए पी था किसके बराबर था, ए पी तो डी ई के बराबर था और ए क्यू किसके इक्वल था, तो ए क्यू एफ डी के इक्वल था, या डी एफ भी इसको बोल सकते हैं। अब इसका कारण भी यहाँ पे दे देंगे कि ए पी डी के इक्वल और ए क्यू एफ डी के इक्वल, ठीक है। इतनी बात बन गई, ठीक है, बन गई। अब इससे आगे इतनी बात हम लिखेंगे कि इसी प्रकार से, बस और इतने बड़ा क्वेश्चन मत करिए, क्योंकि अनुपात 3 आपस में बराबर लाने हैं। इसी प्रकार से हम कह सकते हैं कि सी ए या ए सी बटे एफ डी का किसके साथ आएगा, बी सी और ई एफ के साथ भी इसी प्रकार से आएगा। ये दूसरी बात लिख देंगे। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड हम इस नतीजे पर पहुंचे कि ए बी बटे डी ई, बी सी बटे ई एफ और ए सी बटे या सी ए बटे एफ डी या डी एफ, ये तीनों आ गए। प्रूव क्या करना था, बिल्कुल सही समझ गए आप, बिल्कुल यही चीज़ हमें प्रूव करनी थी, तो हो गया सिद्ध। नेक्स्ट पे चलते हैं अगली प्रमेय और इसके बाद फिर एक्सरसाइज शुरू करेंगे। इस प्रमेय में अब देखिए, ये प्रमेय है 6.4। यदि दो त्रिभुजों में एक त्रिभुज की भुजाएं दूसरे त्रिभुज की भुजाओं के समानुपाती हो तो इनके संगत कोण बराबर होते हैं। अभी हमने सिद्ध किया इसका जस्ट अपोजिट, या ये कहो कि ये विलोम है या वो इसकी विलोम है। तो वहाँ क्या था, वहाँ संगत कोण बराबर दिए थे और समानुपाती सिद्ध करना था, लेकिन यहाँ समानुपाती दिया है और संगत कोण बराबर सिद्ध करने हैं, जस्ट अपोजिट। तो दिया है क्या, त्रिभुज ए बी सी डी ई एफ बनाए और पी क्यू की एक रचना की, बिल्कुल इसी प्रकार से जैसा पिछला था।
तो दिया है त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज डी ई एफ में समानुपाती दिया है, तो ठीक है, ए बी बटे डी ई, ए बी बटे डी ई इक्वल टू ए सी बटे क्या बना, ए सी बटे डी एफ या एफ डी कह सकते हैं, बी सी बटे ई एफ। आगे पीछे बी सी को चाहे यहाँ लिख लेते हैं, ए सी को यहाँ, मतलब पूरा का पूरा लिखना है, यहाँ का ये सी यहाँ आएगा, ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। ये दिया है, सिद्ध करना है, सिद्ध ये करना है कि कोण ए कोण डी के बराबर, कोण बी कोण ई के बराबर, कोण सी कोण एफ के बराबर, ये सिद्ध करना है। एक रचना की, रचना किस प्रकार से, किस रचना को भी आप समझिए कि भुजा ए बी, देखिए ए बी में से ए पी काटना है, ए पी काटा किसके बराबर, डी ई के, डी ई काटा तथा बिंदु पी से ये पी क्यू बी सी के समांतर खींचा, पी क्यू बी सी के समांतर खींचा। जो रचना में थोड़ा सा अंतर है, वहाँ दोनों बिंदुओं को बोला था और इसको फिर फाइनली हमने सिद्ध किया था। जो क्या हुआ, ए सी को कहाँ काट रहा है, क्यू पर काटता है। ओके, रचना हो गई, उत्पत्ति पे आओ। इसमें देखो कि चूंकि पी क्यू बी सी के समांतर है तो ए पी और पी बी का जो अनुपात है वो ए क्यू और क्यू सी के अनुपात के बराबर होगा। ठीक है, बिल्कुल हो गया। एक काम इसमें कर सकते हैं कि हम इसको पी बी बटे ए पी और इसको क्यू सी बटे ए क्यू कर सकते हैं, है ना। चलिए, जैसे पिछली प्रमेय में हुआ था बिल्कुल लगभग ऐसा ही हो रहा है। यहाँ भी देखो क्यों कर रहे हैं, प्लस एक इधर भी जोड़ रहे हैं और प्लस एक इधर भी जोड़ रहे हैं। फिर यहाँ पी बी प्लस ए पी अपॉन ए पी हो जाएगा ओवरऑल, और क्यू सी प्लस ए क्यू अपॉन ए क्यू हो जाएगा ओवरऑल, लघुत्तम लेकर। पी बी और ए पी क्या बना, ए पी और पी बी जुड़कर क्या हुआ, देखो ए पी और पी बी तो पूरा ए बी हो गया, ये बना ए बी बटे ए पी, और ये हुआ ए सी बटे ए क्यू, ये हो गया। लेकिन ए पी किसके बराबर है, ए पी तो डी ई के बराबर है, तो यहाँ लिख देंगे ए बी बटे डी ई बराबर ए सी बटे ए क्यू। ये कैसे पता लगा हमें, क्योंकि ए पी डी ई के बराबर है, ये ऐसा हमने लिया था, ये रचना में हमने कहा था कि ये बराबर है। तो लेकिन एक चीज़ आप समझिए कि हमें एक चीज़ दी थी कि ए बी और डी ई का जो अनुपात होगा वो किसके बराबर होगा, ए सी और डी एफ के बराबर होगा। ये हमें दिया है, देखो शुरू में आइए, ए बी और डी ई का अनुपात ए सी और डी एफ के बराबर दिया है। तो अब इन दोनों में आप देखिए क्या मैचअप हुआ, ये चीज़ हमें दिया है, मैचअप ये हुआ कि ए बी बटे डी ठीक है, ए सी बटे ए क्यू, यहाँ ए सी बटे डी एफ, तो ए क्यू बराबर डी एफ आ जाएगा। अगर ऐसा हुआ है तो ए सी ए क्यू बराबर डी एफ आ गया। अब ये इसे कहो पहली बात। फिर एक और चीज़ हमें ज्ञात है, त्रिभुज ए बी सी में एक चीज़ हमें पता है, त्रिभुज ए बी सी में कि ए बी और ए पी का जो अनुपात है वो बी सी और पी क्यू के अनुपात के बराबर है। देखो ए बी बटे ए पी, ए बी
बटे ए पी और बी सी बटे पी क्यू, बी सी बटे पी क्यू। ठीक है, अगर ऐसा है तो ए पी बराबर डी ई, इसलिए यहाँ से क्या बना, यहाँ से बना कि ए बी बटे डी ई बराबर होगा बी सी बटे पी क्यू के। अब यहाँ फिर देखिए, यहाँ तो फिर एक बार विरोधाभास हो गया इस बात का। वो कैसे हुआ देखो, वो ऐसे हुआ कि यहाँ हमने देखा कि ए बी बटे डी है, परंतु ए बी बटे डी ई तो बी सी बटे ई एफ के बराबर था। अब यहाँ से फिर एक बात आई, इसका मतलब ये हुआ, देखो ए बी बटे डी ई, यहाँ बी सी बटे क्यू, यहाँ बी सी बटे ई एफ, तो ये क्यों नहीं पी क्यू ई एफ के बराबर हो जाए? बिल्कुल हो जाएगा कि पी क्यू ई एफ के बराबर हो जाएगा। ये दूसरी बात। अब इसी प्रकार से त्रिभुज ए पी क्यू और त्रिभुज डी ई एफ में देखिए ए पी डी ई के बराबर आ गया, पी क्यू ई एफ के बराबर सिद्ध कर दिया, ए क्यू डी एफ के बराबर सिद्ध कर दिया। दोनों त्रिभुजों की बात कर रहे हैं, ए पी क्यू और डी ई एफ की बात। देखिए दोबारा से चित्र को देखिए, ए पी क्यू और डी ई एफ में ए पी डी के बराबर, ए क्यू डी एफ के बराबर, पी क्यू ई एफ के बराबर। तो यहाँ से कौन सी कसौटी बनी और किसकी कसौटी बनी? तो देखिए यहाँ से जो कसौटी बनी है ये बनी सर्वांग समता। सर्वांग समता की कसौटी कौन सी? साइड 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 वाली, क्योंकि यहाँ बराबर है, अनुपात बराबर नहीं बल्कि भुजाएं बराबर हैं। से त्रिभुज ए पी क्यू सर्वांगसम है त्रिभुज डी ई एफ के। ठीक है, ऐसा है तो बहुत बढ़िया, बन गई बात। दोनों आपस में क्या हुए? सर्वांगसम हो गए। और सर्वांगसम है तो फिर समझिए कि यहाँ पर जो क्या बने, कोण पी ए क्यू है वो कोण डी के बराबर हो जाएगा, कोण ए पी क्यू ई के बराबर हो जाएगा, और कोण ए क्यू पी कोण एफ के बराबर हो जाएगा। ठीक, और हमें क्या चाहिए था? हमें यही तो चाहिए था। अब देखिए पी ए क्यू जो है उसे तो हम कोण ए कह देंगे कि सीधा कोण ए बराबर कोण डी, लेकिन जो ए पी क्यू है वो किसके बराबर है? वो है कोण बी के बराबर। तो कोण बी बराबर कोण ए, और कोण ए क्यू पी किसके बराबर है? यह है कोण सी के बराबर, तो यह हो गया कोण एफ। ठीक है, तो इसलिए ये बात हो गई सिद्ध, और यही हमें सिद्ध करना था और हो गया सिद्ध। ओके, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं।